नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी शुरू कर रहे हैं। कहानी का नाम है दिल है तुम्हारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है लर्न प्लस अर्न की। यदि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, मतलब लर्न प्लस अर्न करना चाहता है, तो वो मुझे संपर्क कर ले, चाहे तो मेरी मेल आईडी से या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मुझे ज्वाइन करके मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। दोस्तों, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है, बस ये ध्यान रखें। तो चलिए इस नई कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ से हरियाली से घिरा गांव ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति ने इसे अपनी चादर में ओढ़ा रखा हो। गांव में एक बड़ी सी हवेली थी जो गांव के सरपंच विजय सिंह की थी। विजय सिंह गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वे अपने न्याय के कारण दूर दूर के गांव में सम्मान पाते थे। विजय सिंह के परिवार में उनके दो बेटे, बड़ा बेटा वीरेन और छोटा बेटा विवेक, और एक बेटी विशाखा जो घर में सबसे छोटी और सबकी चहेती थी। इन सब के अतिरिक्त उनके एक भतीजा अनूप भी था। अनूप के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अनूप का पालन पोषण उनके चाचा विजय सिंह ने किया था। अनूप विजय सिंह के बड़े बेटे विवेक से 1 साल बड़ा था। इस घर में एक शख्स और भी था और वो थी विनीता, विजय सिंह की पत्नी। कहने को तो विजय सिंह गांव के सरपंच थे, परंतु घर की सरपंच विनीता ही थी। विजय सिंह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। पहले वे एक वकील थे। उम्र का तकाजा ज़्यादा होने के कारण वह पंचायतों में जाने लगे। विजय सिंह का बड़ा बेटा विवेक शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और छोटा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और भतीजा अनूप, वो खेती बाड़ी का रास्ता चुन लिया था। विजय सिंह के कई बार समझाने पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। अनूप के सरल और शांत स्वभाव के कारण विजय सिंह उसे अपने दोनों बेटों से भी ज़्यादा चाहता था। घर के किसी मामले में हमेशा अनूप की ही राय ली जाती थी। ये बात विनीता को नागवाज गुजरती। विनीता को अनूप फूटी आंख भी नहीं बाता था। विजय सिंह खाट पर बैठे हुक्का तुड़तुड़ा रहे थे, तभी अनूप वहां आता है। अनूप को आता देखकर विजय सिंह, विशाखा, देख अनूप आ गया है, तुम अनूप का खाना लगा दो। भैया खेत में काम करके आए हैं, बहुत भूख लगी होगी। अनूप, काका मुझे भूख नहीं लगी है, वैसे भी दोपहर में जी भर के खाना खाया था। विजय सिंह, अरे बेटा तू भी ना, अरे जब मैं तेरी उम्र का था तो दिन में 4 बार रोटी खाता था, और वो भी 6-6 रोटी। और एक तू है, भूख नहीं है। अरे बेटा तू इतनी मेहनत का काम करता है, अगर खाना नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। बेटा खा ले खाना, बेशक थोड़ा ही खा ले। अनूप, काका आप भी ना, मैं खाना क्या न खाऊं, आप तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। अरे खाना कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा है, अभी तो आपसे कुछ कहना था। विजय सिंह बोला, बेटा शर्मा मत, संकोच मत कर, क्या कहना है जल्दी से कह दे। अनूप, काका वो 3 दिन बाद त्योहार है, मजदूरों को खर्च के लिए रुपये देने हैं, बस यही पूछना है कि क्या मैं उन्हें रुपए दे दूं। विजय सिंह, अरे बेटा इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, चाबी तेरे पास है, निकाल कर रुपए दे देना। खेती के लेन देन के बारे में मुझसे मत पूछा कर, इस लफड़े से मुझे दूर रख। इतना सुनकर अनूप का मन खुशी से झूम उठता है, जैसे उसे कोई इनाम दिया गया हो, और वह खुशी खुशी वहां से कमरे में रुपए निकालने के लिए चला जाता है। जब वह रुपये निकाल रहा होता है, तभी वहां विनीता आ जाती है। विनीता के मन में पहले से ही गांठ पड़ चुकी थी। वह अनूप को देखकर मुंह इतराते हुए कहती है, उड़ाए जाओ, कौन सा तुम्हारे बाप कमा कर रख गए हैं, खर्च करने में क्या जाता है। बन लो अपने काका की कमाई से दानवीर कर्ण, खुद कमाओ तो जानूं, बस कुर्सी डालकर खेत में बैठ जाते हो सरदारों की तरह। यह कहते हुए वो बाहर चली जाती है। अनूप वहीं हाथों में रुपए लिए बिल्कुल खामोश खड़ा था। विनीता के कहे एक एक शब्द उसके मन में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। अनूप रुपए लेकर बाहर आ जाता है और रुपये विजय के हाथों में रख देता है। यह देखकर विजय सिंह कहता है,
ये रुपये तो मज़दूरों के लिए हैं, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? आखिर बात क्या है? अनूप की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप खड़ा था और विजय सिंह के बार-बार पूछने पर भी उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। आखिर किसकी शिकायत करे? उसकी इस खामोशी को विजय अच्छी तरह से समझता था। जब कभी विनीता उसे बुरा-भला कहती थी, तो वह इसी तरह खामोश हो जाता था। विजय सिंह उसकी खामोशी को अच्छी तरह पढ़ना जानता था। विजय सिंह: मैं समझ गया, ज़रूर तेरी काकी ने ही कुछ कहा होगा। अरे पागल, तू भी ना अपनी काकी की आदत को अच्छे से जानता है। ये तो उसकी आदत है ही, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। तू अपनी काकी की बातों को दिल से मत लिया कर। चुपचाप एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया कर। हाँ, ये पकड़ रुपये और अब शाम होने को है, सुबह मज़दूर जब काम पर आएँ तो दे देना। अनूप आँखों पर जमे हुए आँसुओं को पोंछ कर कहता है, काका, काकी गलत ही क्या कहती है? कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बना रहूँगा? अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। आज से मैं खेत पर कुर्सी डालकर नहीं बैठूँगा, बल्कि मज़दूरों के साथ काम करूँगा। विजय सिंह: क्या बोल रहा है? तू मज़दूरी करेगा? तेरे चाचा भी जिंदा हैं, जो तू मज़दूरी करेगा। इतने मज़दूर हैं, वो सब कर लेंगे, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तू तो पढ़ा नहीं, नहीं तो मैं तुझे पुलिस अफ़सर बनाता। अनूप असहमति में कहता है, नहीं काका, मैंने निश्चय कर लिया है, अब मैं भी खेती-बाड़ी करूँगा। और काका, इससे मुझे खेती के बारे में कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ, अब आपकी मैं एक और नहीं सुनूँगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल रहूँ। विजय सिंह: अरे बेटा, ज़रा सोच, ये दुनिया हम पर थूकेगी और कहेगी कि मैंने अपने दोनों बेटों को तो पढ़ा-लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया और भतीजे को मज़दूर बना दिया। अनूप भावुक होकर कहता है, काका, ये तो मैं जानता ही हूँ कि आपने हमें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो मेरा ही मन पढ़ाई में नहीं लगा, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? और हाँ, रहा सवाल समाज का, तो वो ये भी तो देख रहा होगा कि कैसे आपने हमें बचपन में पाला-पोसा है। बस मैंने निश्चय कर लिया, अब मैं भी खेती-बाड़ी करूँगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ, आपने बहुत कठिनाइयाँ उठाई हैं। अब कुछ कठिनाइयों हमें भी उठा लेने दो। विजय सिंह: हाँ, अब तू मेरी बात क्यों मानेगा? तू तो वही करेगा जो तूने अपने मन में ठान लिया है। हाँ बाबा, कर लेना जो तुझे करना है, पर तू पहले हाथ धोकर खाना खा ले। अनूप हाथ धोकर खाना खा लेता है और लेटने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। इधर विनीता अपने कमरे में बैठी थी, तभी विजय सिंह आ जाता है। विजय सिंह: विनीता, क्या तुमने खाना खा लिया? विनीता: हाँ, खा लिया, और तुम्हारे लाडले अनूप ने भी खा लिया है। आपने ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है उसे। आप ना उसके लिए कितना कुछ करते हो। अरे एक दिन वो आपको ही धोखा देगा। मैं तो उसकी रग-रग से वाकिफ़ हूँ। विजय सिंह: विनीता, तुम भी क्यों उसको इतना ताना मारती रहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, हाथ-पैर धोकर? अरे वो तो कभी तुम्हें ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं करता। तुमने उसे इतना बुरा-भला कहा, फिर भी उसके मुँह से तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। विनीता: मैं उससे कब भला-बुरा कहती हूँ? विजय सिंह: अरे आज ही तुमने कहा है, बेचारा चुपचाप खड़ा रोता रहा। विनीता: अरे मैंने कौन सा बुरा भला कह दिया उसे? अरे खूब गबरू जवान हो गया है, अब तो कुछ काम धंधा करे। कब तक तुम उसे पड़े पड़े खिलाते रहोगे? आखिर हमारे बच्चों को भी तो जिम्मेदारी है हम पर, उनके भी तो खर्चे हैं। विजय सिंह: और अनूप, वो किसकी जिम्मेदारी है? अरे वो भी तो हमारा अपना है, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना। विनीता: मत भूलो, अनूप कोई तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हारे भाई का बेटा है। देख लेना, एक दिन यही इस घर में दरार डालेगा। विजय सिंह: तुम क्यों इतना शक करती हो? चिंता मत करो, जब उसकी शादी हो जाएगी और वह खुद ही अलग हो जाएगा। विनीता: और तब तक वो हमारी छाती पर मूंग दलेगा। बहुत किया है आपने उसके लिए, अब और नहीं। विजय सिंह अपने बीते समय में खो जाता है और अपने भाई के एहसानों को याद करने लगता है।
तभी विनीता की आवाज़ें उसके चेतना को भंग कर देती हैं। विजय सिंह की आंखों में आंसू छलक रहे थे और भावुकता के कारण उसका गला रूंध चुका था। वह रूंधे हुए गले से भरभराते हुए स्वर में कहते हैं, तुम क्या जानो? अरे, ये तो हम पर बीती थी। जब हम छोटे थे, माँ बाप का साया सर से उठ गया था। तब भैया और भाभी ने मुझे पाला। भैया ने खुद मेहनत मजदूरी की और मुझे पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया। अरे, उन्होंने हमें कभी खेती बाड़ी नहीं करने दी। तुम भूल सकती हो उनके एहसानों को, मैं नहीं भूल सकता हूँ। मुझे तो अनूप में अपने बड़े भाई नजर आते हैं। कहते कहते विजय भावुक हो जाता है। विनीता, हाँ तो तुम ही करो उनकी भक्ति। मैं नहीं करने वाली गुलामी, ना ही मेरे बेटे करेंगे इसकी गुलामी। मुझे अब नींद लग रही है, मुझे सोने दो। विजय सिंह, हाँ तो कौन कहता है तुम उसकी भक्ति करो? अरे, वो तो है ही इतना अच्छा कि लोग उसे पूजेंगे ही। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी उसके गुणगान करोगी, देख लेना। विनीता, हाँ करेगा। अब सो जाओ, तुमसे भला कौन जीत सकता है? अब दोनों चुपचाप सो जाते हैं। सूर्य अपनी चादर को मुख से हटाता है और अपनी किरणों से नभ में चारों तरफ फैला देता है। सुबह होते ही अनूप खेत पर निकल जाता है और विजय सिंह अपने मित्र धनराज से मिलने के लिए चला जाता है। खेत पर फसलें लहरा रही थी, मानो आज वो अपनी ही धुन में मग्न हो। अनूप खेत की गुआई बुआई करता है और तभी खेत पर काम करने वाले मजदूर भी आ जाते हैं। रामाताई अनूप को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे छोटे बाबू, आज आप ये क्या कर रहे हैं? आप वहाँ बैठिए, हम सब लोग कर लेंगे। आपको ये सब करते शोभा नहीं देता है। अनूप, अरे रामाताई, तुम्हारी तरह हम भी खाना खाते हैं। जैसे तुम इंसान हो वैसे ही मैं भी एक इंसान हूँ। फिर अपना काम करने में कैसा हर्ज? अनूप मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगता है। आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे सब और काम भी कर रहे थे। अनूप का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उससे मिलकर उसको अपना बना ही लेता था। तभी वहां से एक सुंदर सी लड़की हाथों में किताबें लेकर निकलती है, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसके सुर्ख काले लंबे बाल, उसकी चोटी किसी नाग की तरह उसके पैरों तक आ रही थी। उसकी खेतों के मुंडेर पर वो ऐसे डगमगा के चल रही थी जैसे अभी अभी उसने चलना सीखा हो। उसकी पहली झलक ने ही अनूप के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। अब अनूप सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसको लेके मन में वह कई सपने सजाने लगा। तभी धापू ताई उसे टोकते हुए कहती है, बेटा तेरा ध्यान कहाँ है? और मस्करे अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ध्यान किधर है। ये तुम्हारा कसूर भी नहीं है। अरे, वह इतनी सुंदर है ही कि जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। अरे, सुंदर ही नहीं, पढ़ी लिखी और पैसे वाली भी है। आखिर सेठ धनराज की इकलौती बेटी जो है। तभी दीनू पीछे से टोकते हुए कहता है, हाँ ताई, और वो नकचड़ी भी बहुत है। कल उसने सुरेश के छोरे को बहुत पीटा था। जरा सी मस्करी क्या कर दी उसने। अनूप, अरे ताई, ये अगर धनराज की इकलौती बेटी है तो मैं भी विजय सिंह का इकलौता भतीजा हूँ। हैसियत में कोई कम थोड़े ही हूँ। और रहा रंग रूप का सवाल, तो मैं रंग रूप में उससे कोई कम थोड़े ही हूँ। रामाताई, अरे तू तो ऐसे बता रहा है जैसे तू उससे ब्याह करेगा। अनूप, हाँ करूँगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर हम में कौन सी कमी है? रामाताई, बेटा वो बहुत पढ़ी लिखी है और तू तो अनपढ़ है, वो कर लेगी तुझसे ब्याह। अनूप, रामाताई, पढ़ी लिखी है तो क्या, इसमें पंख थोड़ी लग गए हैं। आखिर है तो वो भी हमारी तरह इंसान ही। और आखिर मेरे जैसा गोरा चिट्टा नौजवान उसे ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और मैं कल ही उसके बापू से कहूँगा जाकर उसके ब्याह के लिए। दीनू, अरे अनु भैया, पहले चाचा से तो बात कर लो, आखिर उनको भी तो बताओ। अनूप, अरे काका से तो मुझे भी डर लगता है। उधर विजय सिंह और धनराज बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब एक दूसरे से मिलते तो अपने बीते दिनों की बातें करने लगते थे। विजय, और सुनाओ धन्ना, कैसे हो? अक्सर वह इसी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। धनराज, सब ठीक है विज्जू,
बस एक ही चिंता खाए जा रही है कि बेटी सयानी हो गई है, इसके लिए लड़का ढूंढना है। तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो ज़रूर बताना। विजय सिंह, अरे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी की तरह ही है। मेरी नज़र में कोई लड़का होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और खेती बाड़ी का क्या हाल है? धनराज, सब ठीक है, बस तुम्हारी कृपा है। तुमने हमारी हमेशा मदद की है। जब भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी झट से दौड़े चले आए मदद के लिए। विजय सिंह, अरे तुम यूं कहकर हमारी दोस्ती को शर्मसार मत करो। अरे अगर दोस्त मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और तुमने भी तो मेरे छोटे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मदद की थी। फिर कभी ऐसी बातें मत कहना। दोनों अपने अपने दुखड़ों को सुना रहे थे और एक दूसरे की पीठ भी थपथपा रहे थे। अब वक्त हो चुका था विदा लेने का। विजय सिंह, अच्छा धन्ना, अब हम चलते हैं। धनराज, ऐसे कैसे? अभी तो तुमने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे कैसे जाने दूं? विजय सिंह, खाना क्या अपना ही घर है, फिर कभी खा लूंगा। बस अब मुझे चलने की इजाज़त दे दो। धनराज, ठीक है, आते जाते रहा करो। और हाँ, मेरा भाभी को सादर प्रणाम कहना। विजय, ठीक है, नमस्ते। और विजय सिंह वहां से चले जाते हैं। इधर खेत पर धूप ज्यादा हो चुकी थी। अनूप भी मजदूरों की छुट्टी करके अपने घर चल देता है, परंतु उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि कैसे काका को उस लड़की के बारे में बताऊं ताकि काका हमारी शादी की बात चलाएं। विजय सिंह पहले ही घर में आ चुके थे। वो धनराज की बेटी के बारे में विनीता से बात कर रहे थे। अनूप के कानों में जब ये बात पहुंची तो वो चुपके से विनीता और विजय की बातें सुनने लगा। विजय सिंह, विनीता, धनराज अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। विनीता कहती है, हाँ तो क्या हुआ, जवान बेटी है तो लड़का तो ढूंढेंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? विजय सिंह, अरे बिटिया बहुत गुणी और सुशील सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने बेटे अनूप के लिए बात चलाऊं। अरे जब इस घर में आएगी तो घर रोशन हो जाएगा। विनीता, क्यों उस बेचारी का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हो, उस निकम्मे से शादी करा के? वैसे भी वह पढ़ी लिखी और ये अनपढ़ गंवार। अरे ऐसी पढ़ी लिखी की बात चलानी ही है तो हमारे वीरेन के लिए चलाओ। विजय सिंह की बातों को सुनकर अनूप के मन में खुशी के हिलोरे लेने लगे थे, पर जैसे ही उसने विनीता के कटाक्ष सुने तो उसका मन सन्न रह गया। तभी विजय सिंह गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी राय लेने आया था, तुम्हारा हुक्म सुनने नहीं आया था। अनूप बड़ा है इसलिए पहले उसका ही ब्याह होगा, उसके बाद ही वीरेन का। विनीता गुस्से से इतराते हुए कहती है, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि अनूप का ब्याह बाद में करना। बस यह कह रही हूँ कि पहले अनूप का ब्याह उसी के माफिक किसी अनपढ़ गंवार किसी गरीब लड़की से कर दो, बाद में वीरेन का विवाह सेठ धनराज की बेटी कोमल से कर दो। विजय सिंह, मैं कुछ नहीं जानता, कोमल की शादी होगी तो अनूप से ही होगी, किसी और से नहीं। वो भी हमारा अपना बेटा है। कह दिया सो कह दिया। विजय सिंह के इन शब्दों ने अनूप के मन में जैसे पंख दे दिए हों और वो मन ही मन बहुत खुश था, अपने काका को दुआएं दे रहा था। हो भी क्यों ना, आखिर बिन मांगे ही मुराद पूरी जो हो चुकी थी। उसे इस समय का पता ही नहीं चला कि कब उसके खेत पर जाने का समय हो गया और उधर कोमल के कॉलेज के वापस आने का समय भी हो चुका था। अनूप ने खुशी खुशी में आज खाना भी नहीं खाया था। वो फिर से खेत की तरफ चल पड़ता है। उधर मजदूर पहले ही आ चुके थे। अब खेत पर उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो तो बस कोमल के वापस आने की राह देख रहा था। तभी उसे दूर से कोमल आते हुए नजर आती है। कोमल की चप्पलें कीचड़ में सन चुकी थी। वह अनूप के पास आकर अनूप के खेत में भरे हुए पानी से चप्पलें धोने के लिए कहती है। वह कोमल की चप्पलों को अच्छी तरह से धुलवा कर उन्हें पहना देता है। कोमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। अनूप, अपनों की मदद करना भी कोई उपकार होता है क्या? ये तो मेरा फर्ज था। कोमल, क्या? आपको तो मैं जानती भी नहीं, फिर मैं आपकी कौन लगती हूँ? क्यों बेमतलब का रिश्ता निकाल रहे हो? अनूप, वैसे हम सब इंसान हैं, इसलिए हमारा नाता इंसानियत का तो है ही। और रहा सवाल लगने का,
तो आज नहीं तो कल मैं आपका कुछ तो लगने लग ही जाऊँगा। अनूप बुदबुदाते हुए कहता है। कोमल, क्या कह रहे हो? अनूप, कुछ नहीं। कोमल वहाँ से चली जाती है और अनूप पुनः अपने काम में लग जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है और वे घर आ जाते हैं। अनूप तो पूरी तरह कोमल के प्यार में पागल हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता कि कोमल के दिल में आखिर क्या है। सपनों में खोए खोए उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम से सुबह हो जाती है। वह रात भर नहीं सोया था। सुबह नहा धोकर घर से चला जाता है। इधर धनराज वहीं से गुजर रहे थे तो वो विजय सिंह के घर पहुंच जाते हैं। धनराज को आता देख विजय सिंह उसके खुली बाहों से स्वागत करते हैं। विजय सिंह, आओ धन्नू, और सुनाओ, कैसे आना हुआ? धनराज, कुछ नहीं यार, यहाँ से होकर गुजर रहा था तो सोचा खैर खबर लेकर चलता हूँ। विजय सिंह विनीता को नाश्ता लाने के लिए कहते हैं और वे बैठकर बातें करने लगते हैं। विजय, वैसे भी धनु मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तुमने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढने को कहा था, बस उसी सिलसिले में बात करनी थी। धनराज, हाँ तो क्या लड़का मिला कोई? बताओ तो, बात चलाएं। विजय सिंह, लड़का क्या, वो हमारा भतीजा अनूप है ना? अरे वो बहुत मेहनती और कमाऊ लड़का है, और तो और रंग रूप में भी दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। धनराज अचकचाते हुए कहता है, देख विज्जू, लड़के में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर और सुशील है, परंतु हमारी बिटिया बीए कर चुकी है और अनूप अनपढ़ है। वही मात खा जाते हैं, नहीं तो मैं ये शादी कर देता। तभी विनीता बीच में टोकते हुए कहती है, ये तो मैं भी समझ आ रही हूँ, कहाँ बिटिया पढ़ी लिखी और कहाँ लड़का अनपढ़। परंतु भाई साहब, आपको मैं निराश नहीं होने दूंगी। मेरे घर में एक लड़का और है, मेरा बेटा वीरेन, गोरा चिट्टा पढ़ा लिखा, और तो और डॉक्टर भी है। आपकी बिटिया कभी दुखी नहीं होगी। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अब धनराज का ध्यान विजय सिंह से हट चुका था। अब उसका पूरा ध्यान विनीता की तरफ था। वह विनीता से कहता है, क्या आपके पास आपके बेटे की फोटो है? विनीता, हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और विनीता दौड़कर वीरेन की फोटो लेकर धनराज के हाथों में दे देती है। धनराज फोटो को देखकर कहता है, लड़का तो मुझे पसंद है, बस अब आप लोग आपस में सलाह मशवरा करके हमें बताना। और धनराज हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है, परंतु विजय सिंह चुपचाप ये सब देखता रहता है। वह मन ही मन रो रहा था। आज वही हुआ जो वो नहीं चाहता था। वह दूसरों के साथ न्याय करता था, परंतु खुद के घर में उसकी आज एक न चली। इधर अनूप खेत पर जा ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात किरण से होती है। किरण बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की है। वह दिनेश की साली है, जो अपनी दीदी के यहाँ आई है। दिनेश की पत्नी पेट से है, इसलिए वह उसकी देखभाल के लिए आई है। वह रूपवान थी और बेशरम भी। उसके चंचलपन से गांव के हर एक लड़के से उसके संबंध थे और उसकी नज़र अनूप पर भी थी। वह अनूप के प्यार में पूरी तरह से पागल थी। वह अनूप को किसी भी तरह पाना चाहती है। वह अपने प्यार के जाल अनूप पर पहले भी कई बार फेंक चुकी है, पर हर बार उसके हाथों निराशा ही लगी है। जब कभी भी वह अनूप को देखती है तो वह उसका रास्ता रोका करती थी, परंतु अनूप को वो फूटी आंख भी नहीं सुहाती। आज भी ऐसा ही हुआ। किरण अनूप का रास्ता रोक कर कहती है, अरे कहाँ जाते हो अनूप राजा? अरे तनिक हमसे भी तो बतिया लिया करो। हमने ऐसा कौन सा बैर कर दिया? अनूप किरण को नकारते हुए, देख किरण, हम तुझे कई बार समझा चुके हैं कि मेरा रास्ता मत रोका कर, मेरे रास्ते से हट जा। देख, मुझे देर हो रही है। किरण होठों को दांतों से दबाते हुए, अरे राजा, हम कहाँ खड़े हैं तुम्हारे रास्ते में? अरे तुम्हारा रास्ता ही हम पर खत्म होता है। अरे तुम्हारी मंजिल हम तक ही है। अनूप, मेरा रास्ता तुझ पे खत्म होता है। अरे गांव के कितने छोरों का रास्ता तुझ पे खत्म होता है और कितनों की तू मंजिल है। देखा है खुद को कभी आईने में? औरत के नाम पर कालिक है तू। किरण मुंह बितराते हुए कहती है, अरे वो पागल परिंदे हैं, मंडराते रहते हैं हमारे पीछे।
अब इसमें हमारा क्या कसूर है? हम थोड़ी ही कहते हैं कि हमारे पीछे मंडराओ। अरे हम तो बस तुम्हारी मंजिल हैं और तुम्हारा रास्ता हम पर ही ख़त्म होता है। और रहा सवाल कालिक का, तो वो तो तुम्हारे प्यार से धुल ही जाएगी। बस एक बार मौका देके तो देखो। अनूप, तुझे और मौका दूँ? प्यार तो छोड़, मैं तुझे अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझता हूँ। किरण, हाँ, भला हमसे क्यों दिल लगाओगे? सुना है कि आजकल किसी कोमल के चक्कर में पागल हो गए हो। अरे वो क्या हमसे ज़्यादा सुंदर है, जो उसके चक्कर में हमको भूल गए हो? अनूप चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, वह बहुत सुंदर है। उसके रूप का तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। उसके पंखुड़ी जैसे कोमल होठ पर जब वो बोलती है तो एक साथ हजारों फूल खिलते उठते हैं। और उसकी चाल तो ऐसी है, जब वो चलती है तो मन करता है कि उसे बस देखते जाएं। किरण चुटकी बजा के अनूप का ध्यान भंग करके कहती है, अरे राजा, सपनों से बाहर आ जाओ। मैंने सुना है कि वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अनूप कहता है, हाँ, सही सुना है। वो तुझसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और संस्कारी भी है। तेरी तरह यूं आवारा होकर गलियों में नहीं घूमती है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।